अच्छा चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो आज क्या करना है, आज जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में डिस्कस करना है, जो ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू आप लोगों को मिल चुका है। आईटीसी का नोट मैंने शेयर कर दिया था, ओवरव्यू नोट्स या नहीं किया था? ओवरव्यू नोट्स मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। नहीं किया था ना? नहीं सर। तुम लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया। ओके, मैं भी क्लास कंप्लीट करके ही करता हूँ। ठीक है, तो आईटीसी का ओवरव्यू तो मिल चुका था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, नॉट आईटीसी कंपनी का बात नहीं चल रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में डिस्कशन हो चुका है, ओवरव्यू मिल चुका है। आज कुछ सम्स करना है और आईटीसी रिलेटेड और थोड़ा गहराई है, काफी गहराई है आईटीसी में। आईटीसी आप मान के चलो कि ये जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मान के चलो आप। ऐसे अगर आप पहले का जो भी इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स था, सारा का सारा चैप्टर्स अगर आपका आइडिया क्लियर है ना, तो आईटीसी में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। आईटीसी में दिक्कत ज्यादा होने वाला नहीं है। बस हाँ, आईटीसी का अपना भी कुछ अंदर का बात है, वो भी सीखना है। लेकिन आज कुछ सम्स करेंगे, सम्स पहले करेंगे। मे भी थोड़ा सम्स करते हुए आपको लग सकता है ये तो पढ़ा नहीं, कुछ पॉइंट्स में लगेगा कि हाँ ये किया हुआ है। उसके बाद पहले सम्स करेंगे, फिर प्रोविजंस पे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा उल्टा चलेंगे, पहले सम्स फिर प्रोविजन। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजंस करते हैं पहले, सम्स करते हैं बाद में। आज थोड़ा मैं उल्टा रास्ता माना कि चलो पहले कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं, उसके बाद मतलब जो प्रोविजन है उसमें बात करेंगे। ठीक है, ओके चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्वेश्चंस करो मेरे साथ साथ, आप लोगों को काफी आइडिया क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो। आपने एक न्यूज देखा था क्या? क्या न्यूज? जिसमें फ्रॉड ऐसा कुछ रिसीव करके और 52 लाख जैसा का आईटीसी अवेल करके बैठा था, पकड़ाया। 52 लाख का आईटीसी अवेल किया? कैसा करके अवेल किया आईटीसी? सर वो तो पूरा तो याद नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, बस ऐसे ही हेडलाइन पढ़ के छोड़ दिया। किसी हेडलाइन पढ़ के छोड़ दिया? शेयर करना मेरे साथ। हाँ सर। अगर अगर मिला तो मुझे शेयर करना। ओके, नहीं मुझे ये अपडेट नहीं मिला था। स्क्रीन शेयर है ना सबके साथ? यस सर। तो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। चलो एक एग्जांपल देखो, अच्छा खासा एग्जांपल है, बड़ा है थोड़ा एग्जांपल। चलो क्वेश्चंस को लिखते हुए चलो, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चंस के साथ हम आपको एड आउट भी करना चाहते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, बट क्वेश्चंस के रीड करने का ताकत आ जाएगा। मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है, स्टडीज की तरह समझो। मिस्टर एक्स इज सप्लायर ऑफ गुड्स, pays GST under रेगुलर स्कीम। ठीक है, अच्छा एक रेगुलर स्कीम होता है और एक स्कीम क्या होता है? कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम। थैंक यू सर। Mr. X is supplier of goods, pays GST under regular scheme. He has made the following. He has made the following taxable supplies. Taxable supplies in a tax period. In a tax, ठीक है। चलो डेटा को लिखते हैं, सेटिंग करना। पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर देना और एक कॉलम देना। वन एक पर्टिकुलर का और एक अमाउंट का। ठीक है, एक पर्टिकुलर का और एक अमाउंट का। पर्टिकुलर रुपीज से देने से ही चलेगा। पर्टिकुलर में इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंट्रास्टेट आप लोग जानते हो ना,
इंट्रा स्टेट क्या होता है? स्टेट के अंदर या स्टेट से एक स्टेट से दूसरा स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर। थैंक यू। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से अनदर स्टेट, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, बंगाल मतलब चलो जरूरी नहीं है, अभी तो पढ़ाने का नहीं है, आदत सा हो गया मुझे। ओके, तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में अमाउंट लिख दो 8 लाख, और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में अमाउंट लिख दो, ठीक है। ये आपको एक डेटा हो गया। चलो अनदर डेटा, देखना, he has also furnished the following information. Furnish the following information in respect of purchase made by them. In respect of purchase made by him. Made by them नहीं, made by in that tax period. In that, ये परचेस का डेटा भी पुट डाउन करना है। वो था सप्लाई का, मतलब सेल किया था, सप्लाई मतलब सेल, और ये है हो गया आपका परचेस का डेटा। अगेन पर्टिकुलर देना, और एक रुपीस लिख के अमाउंट देना। पर्टिकुलर में देना इंट्रास्टेट, हाँ सिमिलरली, सिमिलर पैटर्न में चल रहा है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, पहले इंट्रा देन इंटर, ओके। इंट्रा स्टेट परचेस, इंट्रा स्टेट परचेस देके रखा है, कितना दिया है? 2 लाख का इंट्रा स्टेट परचेस है, 2 लाख, और इंटर स्टेट परचेस है, गुड्स है, ठीक है, गुड्स, सर्विस नहीं बोला है, गुड्स बोला है, 50,000, दिस इज 50,000, ओके। और कुछ बोला है क्या, देख लेते हैं। आईटीसी का कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, कुछ आईटीसी का इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग ITCs with him at the beginning of the tax period. At the beginning of the tax period. ओके, तो क्या है, अगेन एक पर्टिकुलर बना लो, और एक अमाउंट बना लो। कुछ आईटीसी है उनके पास पहले से ही अवेलेबल है, जैसे कि सीजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है, पुराना परचेस है इसलिए पुराना परचेस सेल होगा। सीजीएसटी अवेलेबल है उनके पास 57,000 का, एसजीएसटी अवेलेबल है नील, एंड आईजीएसटी अवेलेबल है 70,000, आईजीएसटी अवेलेबल है 70,000, ठीक है। तो ये रहा आपका डेटा। अब कुछ नोट्स है, थोड़ा नोट डाउन कर लो।
नोट में बोल रहा है आपको रेट ऑफ सीजीएसटी, rate of CGST, SGST and IGST to be 9%, 9% and 18% respectively. 18% respectively. ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट नोट है। सेकेंड नोट आपको दिया है बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज, बोथ inward and outward supplies are exclusive of taxes, exclusive of taxes wherever applicable, जहां जहां applicable है, wherever applicable. This is the second point. And third point, all the conditions necessary, all the condition necessary, all the condition necessary for availing the ITC, for availing the ITC have been fulfilled, have been ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आपको दिया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दी, सवाल क्या है, सवाल है कंप्यूट the minimum GST payable in cash by Mr. X during the tax period. During the tax period, make suitable assumption as required. जरूरत पड़ने से suitable assumption ले सकते हैं। Make suitable assumption as required. ये रहा क्वेश्चन। इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रॉब्लम है। मिस्टर एक्स एक सप्लायर है गुड्स का, पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। ही हैज मेड द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज इन ए टैक्स पीरियड। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स बोला 8 लाख का, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बोला 3 लाख का। ही हैज also furnished the following information in respect of purchase made by him in that tax period. उसमें भी पर्टिकुलर आपको दिया है। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, सर पॉइंट्स को मैं थोड़ा सर्कल कर देता हूँ या बॉक्स में डाल देता हूँ। ये सब पर्टिकुलर आपको गिवन है, ये एक पर्टिकुलर आपको गिवन है, ये भी एक पर्टिकुलर आपको गिवन है, और दिस इज अनदर पर्टिकुलर, ये भी आपको। इसको मैं नहीं करता हूँ क्योंकि ये वाइट में मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये परचेस का डेटा है और वो सेल सप्लाई का डेटा था। ये आईटीसी का अवेलेबल डेटा है, उसका नोट में आपको देख के रखा है। ये है 1 2 3 करके नोट्स भी देख के रखा है। आपको करने बोला है कि कितना मिनिमम जीएसटी उसको पे करना होगा इन कैश बाय मिस्टर एक्स ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सम्स है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड सम्स, मतलब ये एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ सम्स है, बड़ा स्टैंडर्ड सम्स। क्या आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो? चालू कर दिए हो क्या?
हेलो सर, क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? प्लीज मुझे बताना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये मुझे बता दीजिएगा। हाँ चलो सर ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूँ। सबको समझ में आया ना? ज्योति, रोशनी, है दादा। चलो हाँ ट्राई सर। करो। शिवम समझ में आया? शिवम चलो सॉल्यूशंस मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। सबसे पहले क्या करना चाहिए जानते हो? सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप मिनिमम जीएसटी कितना पे करना है आपको, पहले वो कैलकुलेट कर लो। जीएसटी पेबल एक बार कैलकुलेट कर लो, फिर तुम्हारे पास आईटीसी क्या है वो तुम देखना, ठीक है? तो चलो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐसा समझ, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी के टाइम पे भी एक दो कराया था। कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश by Mr. X on outward supplies। ये आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर कर रहा हूँ। सीरियल नंबर दे देना, एक पर्टिकुलर का हेडिंग कर देना, एक रुपीस का, दोनों रुपीस का कॉलम, इसमें जीएसटी का फाइनल अमाउंट, मतलब एक इनर और एक आउटर। तो पहले आप बताओ मुझे, सीरियल नंबर 1 में इंट्रास्टेट है ना, तो इंट्रास्टेट कितना है? इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इस पे सीजीएसटी लगेगा या क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा? क्या लगता है इंट्रास्टेट में? सीजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है ना? हाँ। तो पहले 8 लाख पे 9% लगा दो, आई थिंक 72,000 आएगा, देखो तो कैलकुलेट करके। तो इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स सीजीएसटी एट द रेट 9% ऑन रुपीज 8 लाख, ये हो गया आपका। और होगा आपका एसजीएसटी भी लग जाएगा, एसजीएसटी एट द रेट 9% ऑन 8 लाख, इसका भी आपका 72,000 हो जाता है। दोनों को टोटल करके आउटर साइड में आप लिख दो 1,44,000 का आपका अमाउंट आ रहा है। ये आपका इंट्रा के केस में आ गया। ये जो डेटा आपका आया ये आपका इंट्रा के केस में आया, ठीक है? और सीरियल नंबर 2, इसमें आप इंटर का डेटा भी कैलकुलेट कर लो। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें क्या लगता है सर? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या लगता है इसमें? आईजीएसटी। पूरा अमाउंट 18% का आ जाएगा। 3 लाख का है ना अमाउंट? 3 लाख का अमाउंट है, देखो 3 लाख पे 18%, तो इसका अमाउंट डायरेक्टली आउटर में लिख दो, इनर में देने का जरूरत ही नहीं है, 54,000। तो अल्टीमेटली ये 1,44,000 एंड 54 दोनों को ऐड करो, 198। 1,98,000। ये क्या है आपका? व्हाट इज दिस? इसको क्या कहेंगे?
इसको क्या कहेंगे, ये सप्लाई किया था, सप्लाई करके कलेक्ट किया था, जिसको सेल किया था उसको उससे कलेक्ट किया था। इंट्रास्टेट में 8 लाख का सेल किया था, 9% का जीएसटी कलेक्ट किया, और इंटरस्टेट में मतलब 99 करके सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया, और इंटरस्टेट के केस में 3 लाख का सेल किया, 18% का जीएसटी कलेक्ट किया। तो ये क्या है, टोटल जीएसटी, क्या बोलेंगे सर इसको, टोटल जीएसटी पेएबल, मतलब इतना जीएसटी उसको पे करना है। यस और नो सर, बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन सब कुछ क्लियर है ना? है ये दादा। उसका टोटल जीएसटी पेएबल है। ओके, नाउ अगर आपने जीएसटी पेएबल कैलकुलेशन कर लिया, अब आपका नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा जानते हो? नाउ पार्ट 2, पहले वाला केस था पार्ट 1, ठीक है, कर लो यहाँ पर सॉल्यूशंस में, इसको पार्ट 1 कर लो, पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या करना है आपको, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आईटीसी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आईटीसी, अल्टीमेटली आईटीसी का क्या हालत है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी आप इसमें भी आपको क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर बाकी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों है आपके पास, तीनों का डेटा आपके पास अवेलेबल है। ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओगे क्या? अकाउंट्स में जैसे करते हो वैसा ही ओपनिंग आईटीसी कितना कितना है, मतलब प्रीवियस बैलेंस जो है वही आपका अभी ओपनिंग होगा ना। सीजीएसटी का क्या बैलेंस है? 57,000। 57,000। एसजीएसटी का कोई बैलेंस नहीं है ना? एसजीएसटी नील है, देखो एसजीएसटी नील है, और आईजीएसटी का 70,000 का बैलेंस है, आईजीएसटी का 70,000 का बैलेंस है आपका, ठीक है। ओके, तो ओपनिंग आईटीसी आपको मिल गया। अब आपको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए आईटीसी ऑन इंट्रास्टेट परचेज, आईटीसी ऑन इंट्रास्टेट। सर परचेज करोगे तो आईटीसी मिल जाएगा, मिल जाता है ना। आईटीसी आपका अवेल कब होता है, जब आप कुछ इनपुट करते हो, मतलब कुछ परचेज करते हो। तो जो भी अगर परचेज, अगर कुछ आप इस साल में करते हो तो उसका जो भी डेटा है वो आपको ऐड हो जाएगा। तो आईटीसी ऑन इंट्रास्टेट परचेज ऑफ गुड्स, वैल्यू कितना है, इंट्रास्टेट परचेज कितना वैल्यू हुआ है, 2 लाख ना, 2 लाख का परचेज किया आपने, देखो तो 2 लाख का परचेज किया कि नहीं किया, ये वाला इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स 2 लाख। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिंकी, रोशनी, तो 2 लाख का अगर इंटरस्टेट परचेज किया, जीएसटी कितना दिया आपने? हाँ सर, 9% से 18,000। 2 लाख का 9% 18,000, वेरी गुड सर। तो 2 लाख का, अच्छा यहाँ पर ना ब्रैकेट में ना परसेंटेज भी दे दो, ये है 9% का, ये भी है 9% का, और ये है आपका 18% का, ये आप पहले ही दे दो। तो 2 लाख का 9% आपका हो जाता है 18,000, ओके। अच्छा एसजीएसटी ये भी आपका हो जाता है 18,000, और ये आपका यहाँ पर कुछ होगा नहीं। फिर आगे का काम करो, अभी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप पूरा क्लियर हो रहा है। अच्छा और भी एडिशन होना चाहिए, इंटर स्टेट भी तो हुआ है ना, आईटीसी ऑन
interstate purchase of goods, ITC on interstate purchase of goods वैल्यू कितना है 50,000 का है। तो 50,000, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि इसका इंटरस्टेट में क्या चार्ज होगा, CGST, SGST, IGST क्या चार्ज हो जाएगा इसमें? IGST। IGST। तो 50,000 का 18% कितना हो जाता है? 9,000। क्लियर हो रहा है कि पॉइंट नहीं हो रहा है? 50,000 का वैल्यू है, 18% का IGST है, तो 50,000 का 18% करो, 18 5 90 होता है ना, 9,000, 9,000। क्लियर है ना? कि क्लियर है ना? अब देखो, है ना? अब टोटल करो, और तो कुछ है नहीं, बाकी आपको और कोई परचेज नहीं है, तो बस यही ऐड होता है आपका। तो आपका टोटल 75,000। टोटल ITC क्या हो गया आपका? CGST हो जाएगा आपका 75,000 का, SGST आपका हो जाएगा 18, और ये आपका हो जाएगा 79,000 का। बताना प्लीज, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ITC का हिसाब क्लियर है? हेलो ज्योति। हाँ सर। अब आपको क्या करना है, बस सिंपल काम बचा है आपका, बस एपोर्शन करना है। कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम GST पेएबल फ्रॉम कैश लेजर, फ्रॉम कैश लेजर, फ्रॉम कैश लेजर। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर CGST 9% वाला, SGST 9% वाला, IGST 18% वाला। ठीक है, ये रहा आपका 3 अलग अलग GST का हिसाब। अब आपको कैलकुलेशन करना है मिनिमम GST पेएबल फ्रॉम कैश लेजर। तो क्या करोगे, GST पेएबल का हेडिंग कर लो पहले। GST पेएबल, CGST कितना पे करना है आपको, पेएबल कितना है 72,000 है ना, SGST भी 72,000 का है, और IGST आई थिंक 54,000 का है। देखो ना कैलकुलेशन एक बार, 72 72 54 मिल गया ना? $54,000। तो GST पेबल आपको मिल गया। लेस करो ITC, CGST का कुछ ITC क्या हो जाएगा, CGST का ITC, CGST अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, उसका ITC है क्या, इतना पे करना है, क्या ITC के साथ एडजस्टमेंट कुछ है इसका, CGST कुछ एडजस्ट कर पाएगा? हेलो, CGST का पेबल हो रहा है, मतलब मिस्टर एक्स को CGST पे करना है 72,000। क्वेश्चन नहीं है कि क्या CGST अवेलेबल है उसके पास, कुछ ITC उसके पास अवेलेबल है CGST में? हाँ सर। हाँ सर 75,000 का ITC उसके पास अवेलेबल है, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा 72,000 ही वो अवेल कर सकता है। तो लेस करना है आपको ITC। अच्छा, CGST IGST के साथ एडजस्ट करता है क्या? करता है सर, बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो आप दिखाना नील, ठीक है, नील अमाउंट IGST से एडजस्ट करेगा, कोई अमाउंट एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर IGST अपने साथ ही एडजस्ट कर लेगा, CGST SGST के साथ एडजस्ट नहीं करता है। आई होप आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद होगा आपको। और 72,000 वो अपने से ही ले लेगा, CGST से ही वो CGST को एडजस्ट कर लेगा। तो अल्टीमेटली CGST क्या पे करना है,
मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश। कितना पे कर लेगा सर? 72,000 से 72,000 का एडजस्टमेंट हो गया, तो ये तो नील हो जाना चाहिए ना। अच्छा आईजीएसटी का देखो, सॉरी एसजीएसटी का देखो तो क्या करना चाहिए? 72,000 इसका पेबल है, कुछ आईटीसी अवेलेबल है इसका? 18,000 है, तो क्या करेंगे? आईटीसी अवेलेबल 18,000 का है, तो क्या करेंगे सर? क्या लगता है? एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर देंगे मतलब 18,000 लेस करेंगे, कुछ आईजीएसटी लेस होगा? आईजीएसटी के नहीं साथ ये लोग, हाँ होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। आईजीएसटी के साथ, हाँ होगा, वेरी गुड। सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, और करता भी है। तो ये बेस्ट एजम्पशन है, सुइटेबल एजम्पशन है। तो ये एसजीएसटी आईजीएसटी से लेगा। 54,000 का बैलेंस है ना इसका आईटीसी भी अवेलेबल है। देखो आईजीएसटी इसका 79,000 का, इसका आईटीसी है आईजीएसटी का। तो आईजीएसटी का आईटीसी 79 है। तो आप यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से आप 54,000 है ना, तो इसका बैलेंस कितना बचता है? पहले ये अपने साथ एडजस्ट करेगा। 54,000 से ये सबसे पहले अपने साथ एडजस्ट करेगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि 54 से 79 उसका बैलेंस है, तो अगर ये 54 एडजस्ट कर लेता है तो बैलेंस कितना बचता है? 25,000। 25,000। तो ये 25,000 जो बैलेंस आईजीएसटी का है ना, ये 25,000 वो इधर बैलेंस का एडजस्ट कर लेगा। 25,000 का बैलेंस वो इधर आईजीएसटी में एडजस्ट कर देगा, और बाकी 18,000 अपने आप से एडजस्ट कर लेगा। तो 72 से 25 एंड 18, ठीक है, 72 25 18। तो ये लेस करके देखो तो कितना हो रहा है? आई थिंक 29,000 होगा, और ये 54 एडजस्ट हो गया, ये नील हो गया। मतलब ये 79 का इसका बैलेंस था, 79 से ये 54, ये जो 79 का बैलेंस था इसका, 79 से वो 54 एडजस्ट कर लिया, बाकी उसका जितना बचता है वो एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और एसजीएसटी अपना जो भी 18 का बैलेंस था अपने साथ बाकी चीज एडजस्ट कर लिया, आईटीसी अवेल कर लिया। तो अल्टीमेटली मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, सीजीएसटी नील, एसजीएसटी 29,000 एंड आईजीएसटी नील। बताओ सर, कैलकुलेशन दिमाग में एकदम समझ में आ गया? दादा आईजीएसटी बोलो। देख रोशनी, बहुत सिंपल है। आईजीएसटी का कितना आईटीसी पड़ा हुआ है? कैलकुलेशन में किया हुआ है, देख 79। 79,000 का आईजीएसटी इसके पास है, तो आईटीसी है इसका, ठीक है। कितना आईजीएसटी पेमेंट कितना करना है? जीएसटी पेबल कितना है? 54। तो हम क्या करते हैं ना, आईटीसी अगर मेरे पास आईटीसी का क्रेडिट बैलेंस मेरे पास है तो वो मैं यूज करूंगा ना। तो 54 मेरा पेमेंट करना है, लेकिन मेरा यहाँ पर 79,000 है। तो मैं क्या करूंगा? बेस्ट पॉसिबल यूज करूंगा, सुइटेबल एजम्पशंस लेके। तो मैं 79 से 54 में, देखो मैं मैक्सिमम नहीं ले सकता, मतलब ऐसा नहीं कि आगे नहीं लो मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। ये 79,000 इसका इधर बैलेंस है, 79,000 से 54 पूरा का पूरा लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। 79 के साथ 54 टोटल में एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो बेसिकली आईजीएसटी अपना 79 का जो बैलेंस था, 79,000 का जो बैलेंस था, वहां से 54,000 का वो यहाँ से हटा दिया। तो 79 से 54 चला गया, तो पूरा का पूरा आईजीएसटी एडजस्ट कर लिया, ठीक है। इसका आईटीसी था उसका, ये तो आईटीसी से ले रहा है ना, उसका क्रेडिट है, वो क्लेम क्यों नहीं करेगा? उसका पुराना क्रेडिट है, उसका पुराना परचेस का क्रेडिट है, वो क्लेम कर लिया। अभी परचेस के टाइम पे दिया था, तो अभी पेमेंट के टाइम पे मैं लेस करूंगा, तो 54 का लेस कर लिया। तो 79 से 54 चला जाता है तो कितना बचता है? 25 ना। तो ये 25 वो एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, आईजीएसटी कैन बी एडजस्टेड विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी क्रॉस में एडजस्ट नहीं करता है,
सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं करता है, एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं करता है, स्टेट के साथ सेंट्रल का बनता नहीं है अपने इंडिया में, ठीक है, एग्जैक्टली वही रीजन है। बट सेंट्रल सबके साथ मिलजुल के रहता है, आईजीएसटी सबके साथ मिलजुल के रहता है। समझ में कुछ आ रहा है? হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। ठीक है, एक नोट लिख ले। एक नोट लिखो। सिंस sufficient balance of ITC of CGST is available for paying CGST liability and cross utilization of ITC of CGST and SGST is not allowed. ITC of IGST has been used to pay SGST after paying, पहले अपने साथ एडजस्ट करेगा, आफ्टर पेइंग IGST, आफ्टर पेइंग IGST। ये क्यों ऐसा किया जाता है? टू मिनिमाइज कैश फ्लो। कैश फ्लो को मिनिमाइज करने के लिए इस तरह का एडजस्टमेंट किया जाता है, इसलिए IGST के साथ बाकी लोग एडजस्ट करता है, बट क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होता है। सेंट्रल के साथ स्टेट का बनता नहीं है सर, इसलिए सेंट्रल और स्टेट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, बट हाँ सेंट्रल है तो सबको लेके चलना पड़ता है, इसलिए सेंट्रल के साथ सेंट्रल अपना CGST SGST दोनों के साथ एडजस्ट करता है। ओके, तो क्लियर है सर? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड लास्ट वन इज पार्ट 3। क्या आपने देखा कैसे अलग 3 पार्टों में हम लोग अल्टीमेटली जीएसटी कैलकुलेशन कर लिए? एग्जैक्टली जो लोग जीएसटी का कैलकुलेशन करके जमा करते हैं ना सर, जो लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, जीएसटी रिटर्न फाइल एग्जैक्टली इसी तरह से किया जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह से किया जाता है, बस वहां पर आपको थोड़ा रिटर्न फाइलिंग का जो भी फॉर्म है उसके हिसाब से आपको जिस फॉर्म में जो भरना है वो भरना पड़ता है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, 2A, एग्जैक्टली वो फॉर्म का एक पेज आएगा सर, वहां पर मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा फॉर्म क्या क्या कब यूज होता है, बट एग्जैक्टली यही रियल प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है सर? सर एकदम आइडिया क्लियर हुआ ना? जीएसटी का कंप्लीशन था, ये एकदम जीएसटी का कंप्लीशन था, शुरू से लेके एंड तक का एवरीथिंग इस सम्स में कवर हुआ है। मतलब जो भी एक जीएसटी में नॉर्मली होना चाहिए वो सारा का सारा चीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ही क्लियर है, इसलिए मैंने सोचा ये सम्स मैं आपको लिखा के कराता हूँ। मैं चाहता तो क्वेश्चन देके फटाफट करा सकता, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको एक आइडिया भी क्लियर हो और इसको एक प्रोजेक्ट जैसा मानो। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसा सवाल करता है बहुत। ओके सर, स्क्रीन में एक क्वेश्चन है, दिख रहा है सर आपको? देखो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है सर, देखो एक बार क्वेश्चन में रीड करूंगा। शायद आपको इलस्ट्रेशन 2 दिख रहा होगा, एक सेकेंड। सर देखो क्वेश्चन देखो सर, XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। आज मैं ज्यादा प्रॉब्लम को डील करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा मिले, प्रोविजंस का यूज भी आपको पता चल जाएगा। XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ठीक है। ये एक ऐसा गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो गुड्स टैक्सेबल है, ठीक है, टैक्सेबल है। ऐसा नहीं कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स में कारोबार नहीं करते सर, इनका कारोबार टैक्सेबल गुड्स पे होता है। Compute the ITC available with XYZ Limited for the month of October 2020 from the following particulars. Okay. 2020 का अक्टूबर में कितना ITC उसको अवेलेबल होगा वो यहाँ पर डेटा दिया है, आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो चलो ट्राई करो। अच्छा पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं सर। सीरियल नंबर पे देखो, इनवर्ड सप्लाईज इनपुट्स ए, इनवर्ड सप्लाई पे इनपुट ए, जीएसटी कितना है 1 लाख का, जीएसटी है 1 लाख का। वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेबल वाज 10,000 इज मिसिंग। सर कुछ दिखाई दे रहा है आपको? एक इनवॉइस ऐसा है ऑन विच जीएसटी पेबल, जीएसटी पे किया है, जो अमाउंट है 10,000 का, बट इनवॉइस मिसिंग है, बिल मिस है सर। इनपुट बी मतलब परचेस किया कोई बी आइटम जिसका 50,000 का जीएसटी है। इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट। इनपुट 2 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला इनपुट है, मतलब जो भी मेरा परचेज है वो मुझे 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर 2020। पहला इंस्टॉलमेंट मुझे अक्टूबर 2020 में मिला है। थर्ड पॉइंट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आप लोग जानते हो अकाउंट्स में, कॉस्ट में बहुत बार आप लोग इसके बारे में चर्चा करते हो। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है लाइक मशीनरी, जहां से कुछ न्यू गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है, मशीनरी प्लांट वगैरह ये सब है ना। कैपिटल गुड्स उसमें जीएसटी आपने दिया 1,20,000 का। XYZ लिमिटेड हैज कैपिटलाइज्ड द कैपिटल गुड्स एट फुल इनवॉइस वैल्यू इन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट एज इट विल अवेल डिप्रिसिएशन ऑन द फुल इनवॉइस वैल्यू। अच्छा कंपनी ने डिप्रिसिएशन भी अवेल किया इस पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स का, फुल इनवॉइस पे डिप्रिसिएशन अवेल किया, ठीक है। इसका एक रूल्स है कि डिप्रिसिएशन अवेल करने से क्या जीएसटी में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो? आंसर इज नो। ओके। इनपुट सर्विस, ये प्रोविजन मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, ये प्रोविजन सर चैप्टर के अंदर डिटेल्स में है, मैं आपको बस उसी प्रोविजंस को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। इनपुट सर्विस इनपुट सर्विस कुछ दिया है क्या? इनपुट सर्विस दिया सर, देखो 2,25,000 का, 2,25,000 का एक इनपुट सर्विस दिया। वन इनवॉइस डेटेड 20th जनवरी 2020, 20th जनवरी 2020 का है, ऑन विच जीएसटी पेबल वाज 50,000 हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर 2020। वन इनवॉइस जिसका डेट है 20th जनवरी 2020 का, on which GST payable was 50,000 ka, has been received in October 2020. All the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. The annual return for financial year ending 31st March 2020 was filed on 15 September. Annual return फाइल किया गया है 15 सितंबर को। ये काफी इंपॉर्टेंट एक डेट है, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा किया था, उसी का आपको एक आज आपको प्रैक्टिकल अंदाजा मिलेगा कि ये एनुअल रिटर्न फाइलिंग का क्या केस है, इसका क्या डेट का मैटर। तो क्या आप लोग थोड़ा सा ट्राई करोगे? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये बताना है कि आईटीसी कितना अवेल करेगा, XYZ लिमिटेड को कितना आईटीसी मिलेगा, यही आपको कैलकुलेट करके बताना है।
चलो सर मेरे साथ साथ इसका आंसर करो। पहले मुझे इतना बता दो सर, क्वेश्चंस क्लियर है कि नहीं है? कुछ प्रोविजंस न्यू है? मैं क्वेश्चंस को कराते हुए आपको प्रोविजंस बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले ना आप लोग एक काम करो, चलो सर सोल्यूशन इलस्ट्रेशन 2 था, इलस्ट्रेशन 2 भी लिखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी available with XYZ Limited. Computation of ITC available with XYZ Limited for the month of October 2020. सर आप सबको सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? रिंकी, रोशनी, ओके। सीरियल नंबर 1 दे दो, एक इनवर्ड सप्लाईज दे दो। इनवर्ड सप्लाई समझते हो ना? इनवर्ड सप्लाईज इन द सेंस आपने परचेज किया, तभी तो आप आईटीसी के लिए क्लेम करोगे। इनवर्ड सप्लाईज एंड जीएसटी, ये रहा आपका 3 कॉलम जो आपको कैलकुलेशन करना है। तो सीरियल नंबर पे फर्स्ट, पहला सीरियल नंबर पर क्या सवाल है आपका? मतलब ये बहुत सिंपल है, कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। पहले तो इनपुट ए, सर प्लीज बताना, कॉमन सेंस थोड़ा यूज करो, देखते हैं किसका कॉमन सेंस कितना जोर लगता है। इनपुट ए जो है, इनपुट ए, इसका कितना अमाउंट जीएसटी में आएगा? मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि 1 लाख का है ना, 1 लाख आएगा या 90,000 आएगा? कॉमन सेंस क्या कहता है सर? 1 लाख आएगा। ज्योति का कॉमन सेंस कहता है 1 लाख आएगा। डिंकी का कॉमन सेंस क्या कहता है? रोशनी? 1 लाख। अच्छा, ज्योति, डिंकी, सबका जवाब है 1 लाख। रोशनी तेरा जवाब भी 1 लाख है क्या? 90,000। क्यों? Why? If you are going, if you support 90,000, 10,000 इनवॉइस मिसिंग है ना? ओ अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इनवॉइस नहीं सही है, रोशनी ने सही बोला, इनवॉइस मिसिंग है, दैट्स व्हाई वो 10,000 क्लेम नहीं कर सकता। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है ना, तो आप प्रूफ नहीं दे सकते कि आप इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। समझ रहे हो ना डिंकी? इफ यू डोंट हैव इनवॉइस, देन आप किस बात का क्लेम करोगे? वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेबल बस 10,000 इज मिसिंग। तो आप जिसके बेसिस पे आप इनवॉइस मतलब अमाउंट क्लेम करना चाहते हो, अगर वो बेसिस ही आपके पास नहीं है, तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये आपने परचेज किया कि नहीं किया? चलो आप लोग समझ पा रहे हो ना? आपका परचेज का प्रूफ क्या है? आपका इनवॉइस ही तो है। क्या हुआ ज्योति, समझ में नहीं आया? आया सर, पर एक पॉइंट है। बोलो बोलो। रजिस्टर्ड है ना ये? हाँ रजिस्टर्ड है। तो फिर उसका जो जीएसटी आईएन है उससे तो पता चल ही जाएगा ना। देखो रजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली पता चल जाएगा, बट जब तक आपके पास इनवॉइस नहीं होगा, आप जब तक इनवॉइस पुट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आपका परचेस हुआ है कि नहीं हुआ? अब मैं आपका बात समझ सकता हूँ कि आप बोलोगे कि सर जिससे जिसके वो परचेस किया है,
अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहां से पता चल जाएगा। आई होप यू आप यही कहना चाहते हो ना? हाँ सर। यस, वो तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रूव हो जाएगा, मिसिंग अमाउंट पता चल जाएगा। बट आप मुझे एक चीज बताओ कि कॉमन सेंस क्या कहता है आपको? ये मैं आपको लिखाता हूँ, चलो आप लिखो, आपको समझाता हूँ कि क्यों इसको 90,000 आपको ट्रीट करना चाहिए। इनपुट ए में आप लिखना ITC कैन नॉट बी टेकन ऑन मिसिंग इनवॉइस। The registered person should have the invoice. अगर आप रजिस्टर्ड हो तो इनवॉइस लेके आओ ना, रजिस्टर्ड हो तो इनवॉइस तो मिल जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन शुड हैव द इनवॉइस in its possession to claim ITC। हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, देखो तो एक बार फिर से। अभी नहीं नहीं, नहीं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज है। डिंकी एंड रोशनी किसी को नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन शेयर? ना हो ऐसे देख रहे हैं। ज्योति थोड़ा सा तुम ये करके ये करो, दादा रिजॉइन कर ITC लो। ID कैसे होता है? 2 क्लेम क्लेम ओ सर समझ में आया? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज है ये। मैं आपको प्रोविजन ही बताने वाला था पहले, तो मैंने सोचा कि प्रोविजंस को मैं सम्स के थ्रू से बताता हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, तो दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ। थोड़ा वेट कर जाता हूँ, ज्योति को आने दो। अच्छा यहाँ पर लिख लो 90,000। सेकेंड पॉइंट करो। अच्छा इनपुट बी क्या होगा? इनपुट बी में क्या करना चाहिए? इसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। सर इसका आधा होना चाहिए। नहीं सर, आधा नहीं, ये नील होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट में मिला ना। जब तक लास्ट पार्ट नहीं मिलेगा तब तक इसका मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते। When inputs are received in installments, when inputs are received in installment, ITC can be availed only on receipt of last installment, only on receipt of
लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये कहाँ बोला गया है? फर्स्ट प्रोविसो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, उसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। आई होप आपको थोड़ा याद होगा कि जब तक अगर पार्ट बाय पार्ट मिलता है ना, तो जब तक आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते। यही बस आईटीसी चैप्टर का यही थोड़ा बहुत कुछ मतलब ट्रिकी पार्ट है जो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। नेटवर्क का लग रहा है काफी इशू हो रहा है कभी कभी। हाँ, जब भी नेटवर्क इशू होता है तब भी ऐसा होता है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो पाता। इसलिए मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ कि हो सके तो ब्रॉडबैंड यूज करो, क्योंकि फोन का लाइन ना कभी फ्लैक्चुएट करता है। क्या आप लोगों में से कोई ब्रॉडबैंड यूज करते हैं या फोन का ही नेट यूज करते हैं? सर हम यूज कर। ब्रॉडबैंड यूज करते हो डिंकी? हाँ सर। ब्रॉडबैंड यूज करने से ना फ्लक्चुएशन कम होता है। नील, अच्छा ये अमाउंट नील हो जाएगा। पहला वाला अमाउंट 90,000 था। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला क्या करोगे? कैपिटल गुड्स पे क्या करोगे? देखो सर, ये कैपिटल गुड्स में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डिप्रिसिएशन लिया है ना। अगर डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते तो आईटीसी मिलता। तो प्लीज लिख लो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला मैंने, सॉरी, इनपुट टैक्स पेड on capital goods cannot be availed as ITC if depreciation has been claimed on such tax component. Section 16 सबसेक्शन 3 ऑफ आईटीसी मतलब जीएसटी एक्ट ये बताता है, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका नील, ठीक है। तो ये हो गया 90, ये हो गया नील, थर्ड वाला पॉइंट भी आपका हो गया नील, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट सर, इनपुट सर्विस में क्या लग रहा है? इनपुट सर्विस में क्या लग रहा है? इनपुट सर्विस मिला ना आपको? देखो क्वेश्चन देखो, इनपुट सर्विस क्या मिला था आपको? 2,25,000 का इनवॉइस बोला था, डेटेड 21/2020 का है, 20 जनवरी 2020 का है, ऑन विच जीएसटी पेबल वाज 50,000 का, हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और एनुअल रिटर्न का एक केस बोला था, एनुअल रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वाज फाइल्ड ऑन 15 सितंबर 2020 के अंदर आपको फाइल कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या खेल खेलना है, देखो ध्यान से लिखो, ये भी प्रोविजन है जो मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रोविजंस लिखाते हुए चलूंगा, काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट भी आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो प्लीज लिखना इनपुट सर्विस as per section 16 subsection 4 ITC on an invoice
कैन नॉट बी एबल्ड आफ्टर the due date of furnishing of the समझ रहे हो ना, फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न। अगर रिटर्न फर्निश के बाद आप आईटीसी क्लेम करोगे तो नहीं मिलेगा। इसका भी चर्चा लास्ट क्लास में हुआ था, ठीक है। आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ September, for the month of September following the end of financial year। जैसे इस केस में एंड ऑफ फाइनेंशियल था आपका 31 मार्च, फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2020, हमारे क्वेश्चन में 2020। टू विच सच इनवॉइस पर्टेन्स, टू विच सच इनवॉइस मतलब जिस साल का वो इनवॉइस है, पर्टेन्स। और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ये ध्यान देना, फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 टू व्हिच सच इनवॉइस पर्टेन्स, और द, एक साथ पढ़ना है आपको, और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न मतलब जो भी एनुअल रिटर्न का डेट है, एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा, उसके बाद अगर आप कोई आईटीसी आप क्लेम करना चाहते हो तो नहीं मिलेगा, व्हिच एवर इज अर्लियर। मतलब एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, ITC on an invoice cannot be availed after the due date of furnishing of the return for the month of September following the end of financial year 2020 to which such invoice actually pertain। हमारे यहाँ पर 2020 था इसलिए मैंने 2020 दिया, और the date of filing annual return whichever is earlier। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, देखना, सिंस उसी पॉइंट पे चल रहा है, since the annual return for the financial year ending 31st March 2020 has been filed, एक होगा, filed on 15th September 2020 prior to, पहले लिख लो, prior to due date, prior मतलब पहले, prior to due date of filing the return of, prior to due date of filing the return for September, return for September 2020, that is 20th October 2020 ITC on the, लिखना प्लीज, ITC on the invoice
pertaining to financial year ending 31st March 2020 cannot be availed after 15th September 2000। इसका मतलब आई होप आपको क्लियर हुआ है कि क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सम्स में जो बोला गया था, one invoice dated 28th January 2021 with GST payable was 50,000 has been received in October 2020। जो रिटर्न फाइल का देखो, एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March was filed या फाइल्ड ऑन 15 सितंबर। ये फाइल हो गया 15 सितंबर को, लेकिन आपको रिसीव हो रहा है 2020 को। इसका मतलब आपको यहाँ पर ये मई मिलेगा, तो 2,25,000 से आपको 50,000 लेस करना है, तो बाकी अमाउंट का आप जीएसटी क्लेम इनपुट आईटीसी क्लेम कर सकते। कुछ समझ में आया सर पॉइंट? हेलो, ये 1,75,000 होगा। 2,25,000 से आप 50,000 हटा दो। क्यों हुआ, समझ में आया सर? बताना प्लीज। ज्योति, रोशनी, डिंकी, ज्योति, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ प्लीज। सर एक चीज समझ में आया। हाँ बोलो बोलो, आवाज कट गया है, और एक बार बताना प्लीज। सर बोलो। सर मेरे को एक चीज समझ में आया कि यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न था 15 सितंबर, और जो यहाँ पे और करके लिखा ना, द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न कौन सा था? डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न मतलब जो बिजनेस का एनुअल रिटर्न फाइल होता है ना, बिजनेस का जो एनुअल रिटर्न होता है। हाँ, मतलब एक होता है बिजनेस का जो जीएसटी का रिटर्न है, ठीक है। एक होता है इनवॉइस डेटेड दिस वाज विद जीएसटी पेबल वाज 50,000 हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर 2020 एंड द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March वाज फाइल्ड ऑन 15 सितंबर 2020। ठीक है, ये एनुअल रिटर्न है। एक है जीएसटी रिटर्न, दूसरा है एनुअल रिटर्न। अब आप ध्यान से देखो एक पॉइंट, as per section 16 subsection 4 ITC on an invoice cannot be availed after the due date of furnishing the return for the month of September following the end of financial year 2020 to which such invoice actually pertain or the date of filing annual return whichever is earlier। मतलब या तो एनुअल रिटर्न होगा या तो जीएसटी रिटर्न होगा, लेकिन इस दोनों में से जो पहले होगा वो वाला डेट लिया जाएगा। ठीक है, और जो डेट क्या है, 31 मार्च के बाद सितंबर तक का डेट नॉर्मली देखा जाता है। फंडिंग ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड कब होगा? 31 मार्च को होगा, ये बताना प्लीज। फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड कब हुआ है या कब होता है? 31 मार्च को। हाँ सर। अब 31 मार्च के बाद सितंबर तक का डेट है, या तो सितंबर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से जो पहले होगा उसके अंदर होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट कहता है, सिंस द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 हैज बीन फाइल्ड ऑन 15 सितंबर। ये रिटर्न फाइल कब हो गया? 15 सितंबर को। प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर सितंबर 2020 दैट इज 20th अक्टूबर। जो हमें 20th अक्टूबर को एक्चुअल में हमें करना चाहिए था रिटर्न, मतलब क्योंकि मुझे मिला ना 20th को प्रोडक्ट, मुझे कब मिला? 20th को मिला प्रोडक्ट, मुझे 20th को मिला, तो फाइलिंग में मुझे रिटर्न 20th को ही करना चाहिए था क्योंकि मुझे प्रोडक्ट मिला 20th को। अब वही यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न दैट इज 20th अक्टूबर, लेकिन हमारा रिटर्न फाइलिंग का डेट तो 15 हो गया था, इसीलिए मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। आईटीसी ऑन द इनवॉइस पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 कैनॉट बी अवेल्ड आफ्टर 15 सितंबर 2000। जो मतलब वो 50,000 का जो प्रोडक्ट था उसका आईटीसी में इधर क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज उसका ड्यू डेट जो 20th अक्टूबर था, जो उससे पहले मेरा रिटर्न फाइल हो गया। अगर वो बाद में होता रिटर्न फाइल के, तो
उसमें मे बी उसको लिया जा सकता था, पर क्योंकि एनुअल रिटर्न फाइल हो चुका था दैट्स वाई इसको लेना पॉसिबल नहीं। तो एनुअल रिटर्न में सेल्स वगैरह दिखाया जाता है ना, तो पूरा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, आप सबको टोटल कर दो, टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 2,65,000। ये हो जाएगा आपका टोटल आईटीसी। ठीक है सर। पिंकी बोलो क्लियर है कि नहीं है? रोशनी है दादा। एक बार घर में फिर से ना इस पॉइंट को आराम से ठंडा दिमाग से 2 मिनट फिर से सोचना, ठीक है। प्रोविजंस को एक्चुअली मैंने पूरा डिटेल्स प्रोविजंस आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सम्स के अंदर कर रहा हूँ। डिटेल्स प्रोविजन शेयर करूंगा तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगा। ओके, और एक सम्स करना है मुझे। सर प्लीज क्वेश्चंस को रीड करना पहले। क्या क्वेश्चन रीड कर रहे हो? क्वेश्चन रीड हो रहा है ना सर? देखो मैं बताता हूँ। एबीसी कंपनी लिमिटेड registered under GST registered है, is engaged in the manufacture of heavy machinery। heavy machinery manufacture करते हैं। it procured the following items during the month of July। electrical transformer to be used in the manufacturing process 5,20,000 का है, 5,20,000 का। trucks used for the transport of raw material 1,00,000 का है, raw material 2,00,000 का है। confectionery item ध्यान देना, these items were supplied free of cost to the customers in a customer meet organized by the company 25,000 का है। determine the amount of ITC available with ABC Company Limited for the month of July by giving necessary explanations for the treatment of various items। assume all the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled। ये रहा आपका सवाल, ठीक है। क्वेश्चंस क्लियर है कि नहीं बताना, फिर मैं आपको धीरे धीरे प्रोविजंस बताऊंगा। कुछ प्रोविजंस यहाँ हटके है जो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। पिंकी, रोशनी, ज्योति, शिवम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताना एक बार। है दादा। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं और इसका प्रोविजंस को भी रीड करते हैं। इलस्ट्रेशन ये 1 है, आईटीसी। तो हेडिंग कर दो सर, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी available with ABC Company Limited for the month of July। सीरियल नंबर दे दो सर, आइटम या पर्टिकुलर लिख दो, आइटम ही दे दो यहाँ पर, एंड आईटीसी का क्या हालत होगा। तो सीरियल नंबर में पॉइंट नंबर 1 आइटम क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। देखो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर टू बी यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5,20,000 का, ठीक है। तो सर आप मुझे बस इतना बता दो कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर जो एबीसी कंपनी
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, क्या इसमें उसको आईटी से मिलना चाहिए? क्या लगता है, कॉमन सेंस क्या बताता है आपका? না क्यों नो? যে क्यों? গুডসটা তৈরি করবে সেটার উপর তো আইটিসি নিতে পারবে, এটার মেশিনারির উপর নিতে পারে। ऑब्वियसली अगर मशीनरी भी, अगर कैपिटल गुड्स भी अगर आप सोच रहे हो तो कैपिटल गुड्स में अगर डिप्रिसिएशन लेता है तो नहीं ले सकता, बट अगर डिप्रिसिएशन के बारे में तो कुछ बोला नहीं है तो ले ही सकता है ना। আচ্ছা डिप्रिसिएशन के बारे में तो कुछ बोला नहीं है आपके सम्स में। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5,20,000 का, ये आपका बिजनेस का पार्ट है, तो इसका आईटीसी आप अवेल जरूर कर सकते हो। ठीक है, जीएसटी पेड भी कर रहे हो आप, ठीक है, तो इसका आईटीसी आप जरूर अवेल कर सकते हो। तो लिख लो बिंग गुड्स यूज्ड इन दी, देखो एकदम बेसिक पॉइंट आएगा, जैसे आप लोग स्टार्टिंग में करते थे ना, वही वाला पॉइंट आएगा। बिंग गुड्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ क्या होगा, फार्दरेंस, है ना, ये आप जो भी कर रहे हो आपके बिजनेस के फार्दरेंस के लिए कर रहे हो, इन द कोर्स ऑफ फार्दरेंस ऑफ बिजनेस। ITC thereon is available in terms of section 16 subsection 1। ठीक है, ITC अवेलेबल है इसका, तो 5,20,000 इधर आपका आ जाएगा। सर अगर इस पे डेप्रिसिएशन करता तो नहीं आता? नहीं, ये आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कोई पॉइंट तो बोला नहीं। हाँ ऑब्वियसली अगर मानो कि बोलता कि भाई इसमें ये कैपिटल गुड्स है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेगा, कुछ ऐसा बात नहीं कहा कि ये कैपिटल गुड्स है। क्वेश्चन पे सिंपल इतना बोला है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर उसके लिए कैपिटल गुड्स है या नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ बोला भी नहीं। अगर मानो कैपिटल गुड्स होता और उस पर अगर डिप्रिसिएशन के बारे में बोलता तो ऑब्वियसली वो नहीं आता, लेकिन क्योंकि डिप्रिसिएशन क्लेम करने से आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट में ऐसा डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोल रहा है, जस्ट इतना बोल रहा है आपको इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आप ये 5,20,000 जो भी यूज कर रहे हो ये आपका प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, दिस इज आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में आप यूज कर रहे हो, और प्रोडक्शन प्रोसेस आपका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो जो भी आप खर्चा इसमें करोगे तो इसका आईटीसी तो मिलना चाहिए, ये तो एकदम जायज है। समझ में आ रहा है দাদা डिंकी? বলছি ক্যাপিটাল গুডস হলে কি লেখা থাকবে? कैपिटल गुड्स होगा तो हाँ बोला रहेगा, कैपिटल गुड्स होगा तो वहां पर बोला रहेगा कि ये कैपिटल गुड्स है, और डेप्रिसिएशन दिया कि नहीं दिया इसका थोड़ा ध्यान आपको रखना है। আর যদি ক্যাপিটাল গুডস না বলে খালি ডেপ্রিসিয়েশন দেয় তাহলেও তো আসবে না। हाँ हाँ ऑब्वियसली अगर कैपिटल गुड्स बोला नहीं है फिर डेप्रिसिएशन बोले, इसका मतलब वो कैपिटल गुड्स ही होगा ना, तभी तो उसका डेप्रिसिएशन होता है। हाँ, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं गुड्स का तो डेप्रिसिएशन नहीं होता ना, कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन होता है, नॉर्मल गुड्स का थोड़ी ना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। एसेट का डेप्रिसिएशन होता है ना, फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन करते हो तो आप लोग अकाउंटेंसी में, क्या करंट एसेट का डेप्रिसिएशन करते हो? नहीं। मतलब स्टॉक का, डेटर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो क्या? না नहीं। फिर मतलब अगर डेप्रिसिएशन है तो मतलब थोड़ा आइडिया तो करो भी कि भाई ये तो कुछ जरूर फिक्स एसेट वाला कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा है। ओके, इसका एक लंबा लिस्ट है, लंबा लिस्ट मैं आपको बताऊंगा प्रोविजंस पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सम्स करा के बता रहा हूँ कि देखो कैसे इसका समझ आना चाहिए आपको कि क्या करना होता है, क्वेश्चन कैसा दिया जाता है। लंबा लिस्ट फिर बाद में आपके साथ में जब प्रोविजंस का क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब प्रोविजन बताऊंगा तो आपको बाकी जो भी सवाल आपके मन में आ रहा है आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, ट्रक यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, चलो देखते हैं। ट्रक यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्या लगता है क्या करना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए।
5,20,000 तो आ गया सर, इसमें आईटी से मिलेगा। सीरियल नंबर 2, ट्रक्स यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रैकेट में लिखना सर, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल्स, इसका एक लंबा प्रोविजन है। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल used for transportation of goods is not blocked, is not blocked, मतलब ये blocked amount नहीं है, is not blocked under section। ऐसे तो मोटर व्हीकल्स में कुछ पॉइंट्स में ब्लॉक्ड होता है, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये जो है ये ब्लॉक नहीं होता है, बिकॉज ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल पे काम करता है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए के तहत। तो इसलिए ये जो अमाउंट है 1 लाख का, ये आईटीसी अवेलमेंट में आ जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट सर, रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल ही होगा, रॉ मटेरियल 2 लाख का है ना, रॉ मटेरियल आपका है 2 लाख का। क्या करेंगे इसका मिलता है आईटीसी? रिंकी? हाँ मिलेगा ना, एकदम मिलेगा। मिलेगा? बीइंग गुड्स, हाँ पूरा मिलेगा। बीइंग गुड्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ, बीइंग गुड्स यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, ये आपका अमाउंट कितना है? 2 लाख का अमाउंट है, इसमें भी आईटी से मिलता है। पॉइंट नंबर 4 जो है उसमें कुछ राय होगा आप लोगों का, मतलब जो टिफिन प्रोवाइड किया जा रहा है, कन्फेक्शनरी आइटम। कन्फेक्शनरी मतलब क्या? टिफिन ही तो होगा। फ्री में दे रहा है, हाँ फ्री में दे रहा, हाँ फ्री में दे रहा है। These items are supplied free of cost to the customers in a customer meet organized by the company। कंपनी ने कस्टमर्स मीटिंग करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन रखा, उसमें कस्टमर्स को फ्री में खिला रहा है 25,000 का। तो क्या ये अमाउंट में आईटीसी अवेल कर सकता है? नहीं कर सकता। थैंक यू सर, एकदम कॉमन सेंस वही बता रहा है। ये आपका बिजनेस का फर्दरेंस नहीं है, ठीक है, ये कोर बिजनेस नहीं है, तो इसमें आईटीसी क्लेम नहीं हो सकता। तो लिख लो। कोई बोलेगा सर ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है, नहीं सर, इट्स नॉट अ डायरेक्ट थिंग, हर चीज में सरकार छोड़ेगा नहीं। कन्फेक्शनरी आइटम फॉर कंजम्पशन of customers at customers meet ITC on प्रोविजन लिखो, ये ब्रैकेट में सब प्रोविजन जा रहा है सर। ITC ऑन फूड और बेवरेजेस, ये एक प्रोविजन है सर। फूड एंड बेवरेजेस का एक ITC का प्रोविजन है। फूड ऑन और बेवरेजेस इज specifically disallowed, specifically disallowed specifically disallowed unless the same is used for making outward taxable supply of the same category
of the same category or as an element of the taxable form or mixed. Section 17 subsection 5 clause B सब क्लॉज I इस पॉइंट पे बोला गया है, ठीक है। 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज B सब क्लॉज I कि नहीं आएगा, बट हाँ ये क्या बोलता है, ITC ऑन फूड और बेवरेजेस स्पेसिफिकली डिसअलाउड अनलेस द सेम इज यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। अगर इसका कोई बिजनेस करता है और या फिर कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई में यूज करता है तो उस केस में आ सकता है, बट नॉर्मली फूड एंड बेवरेजेस सप्लाई नहीं आएगा। दिस इज नील। तो ये रहा 5 लाख 20 आएगा, 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, बट सर ये लास्ट वाला अमाउंट नहीं आएगा। सबका प्रोविजंस मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा के बताया कि ये एज पर प्रोविजंस हुआ है। मैंने आपको आज अच्छा सर, हाँ बोलो। सर अगर ये जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रोज रोज देती है फूड एंड बेवरेज फैसिलिटीज, तो वो भी नहीं आता है? नहीं, अगर कंपनी कस्टमर्स मीटिंग कर रहा है, फूड एंड बेवरेजेस खर्चा कर रहा है, तो उसमें कंपनी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। एम्प्लॉयज को देता है रोज, वो भी नहीं? नहीं, उसमें नहीं कर सकता। वही तो सिमिलर पॉइंट ही तो है, ही सिमिलर पॉइंट ही तो है। कन्फेक्शनरी आइटम्स, दिस आइटम्स आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू कस्टमर्स। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है तो नहीं, अगर मानो कि बदले में कुछ पेमेंट ले रहा है, आप बेसिकली पार्कोजिट्स का बात कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा तो फिर ये कंपनी का अपना खर्चा कर रहा है कंपनी, बट ये इस आइटम पे नहीं देता है। कुछ और भी इस फूड एंड बेवरेज के ऊपर ना एक लंबा लिस्ट है, ठीक है, मैं आपको लिस्ट नेक्स्ट दिन पढ़ा के पूरा का पूरा बताऊंगा, ठीक है, कि फूड एंड बेवरेजेस में क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। तब आपको जो भी थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि सर कुछ खाली खाली लग रहा है, हाँ सर मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कुछ केस स्टडीज है सर आईटीसी के अंदर, केस स्टडीज के अंदर कुछ पॉइंट्स अंदर में छुपा हुआ है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में केस स्टडीज और बाकी जो बचा कुचा पॉइंट है ना आईटीसी का, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जो भी मन में दिमाग में चल रहा है ना, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है पिंकी? ठीक है सर। ठीक है, तो बस ये आईटीसी का कुछ सम्स था। नेक्स्ट दिन कुछ केस स्टडीज करना है और कुछ प्रोविजंस जो मैंने आज बस मैं सम्स बेस्ड कराया। नेक्स्ट दिन मैं आपको सिर्फ प्रोविजन ही बताऊंगा, सम्स में मैं ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि सम्स आईटीसी का ऐसा ही सम्स आता है, ठीक है। अगर प्रोविजन क्लैरिटी हो जाएगा तो कोई भी सम्स आप लोग आराम से कर सकते हैं। और ये जो नोट्स है स्टडी मैट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आपके साथ जो लास्ट दिन का मेरा जो ओवरव्यू नोट्स है वो भी मैं अभी आपसे शेयर करूँ, ठीक है। ओके, ठीक है सर। ओके सर, बाय सर। ओके ओके, चलो बाय, टाटा। रोशनी टाटा। टाटा। टाटा।